नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक डिकोड करने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत सारी हिडन लेयर्स हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। और इस टॉपिक का सबसे बड़ा पजल ये है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए तो शुरुआत से ही ड्यूटीज़ क्यों नहीं दी। चलिए आज इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं और आर्टिकल 51A को इस तरह से समझते हैं कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएं। तो चलिए सीधा इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। यही वो सेंट्रल क्वेश्चन है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा टॉपिक घूमता है। सोचिए, हमारे फ्रेमर्स ने इतनी मेहनत से इतनी डिटेल में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, लेकिन ड्यूटीज को शामिल करना जरूरी नहीं समझा। आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब ही इस पूरे टॉपिक की फाउंडेशन है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इस एक्सप्लेनर के अंत तक आपको ना सिर्फ इसका जवाब मिलेगा, बल्कि इसके पीछे की पूरी फिलॉसफी भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस समय में जब हमारा संविधान बन रहा था। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे फ्रेमर्स का ओरिजिनल विजन क्या था और आखिर शुरुआत में ये ड्यूटीज संविधान का हिस्सा क्यों नहीं थी। देखिए, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था 1950 का, उसमें फंडामेंटल राइट्स तो थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था। इसके पीछे एक बहुत क्लियर फिलॉसफी थी। हमारे फ्रेमर्स ने दुनिया के बड़े डेमोक्रेटिक मॉडल्स को फॉलो किया, जैसे यूएसए, कनाडा या फ्रांस, जहां सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं ताकि स्टेट की पावर पर एक चेक रखा जा सके। वहां माना जाता है कि ड्यूटीज राइट्स के अंदर ही छिपी होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप अर्स्टवाइल यूएसएसआर जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज को देखें, तो वहां स्टेट और कलेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इसलिए वहां सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज को बराबर माना गया। हमारे फ्रेमर्स ने डेमोक्रेटिक मॉडल को चुना और स्टेट की ड्यूटीज के लिए तो पहले से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी मौजूद थे। तो फिर सवाल उठता है कि अचानक से ऐसा क्या बदल गया। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब हमें लगा कि नहीं, अब फंडामेंटल ड्यूटीज होनी ही चाहिए। जी हाँ, उस बदलाव के पीछे जो कैटलिस्ट था वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए अब उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। ये टाइमलाइन आपको पूरी स्टोरी क्लियर कर देगी। सब कुछ शुरू हुआ 1975-77 के दौरान, इंटरनल इमरजेंसी के समय। उस दौर में यह फील किया गया कि सिटीजन्स अपने राइट्स को लेकर तो बहुत अवेयर हैं, लेकिन शायद अपनी ड्यूटीज को भूल रहे हैं। इसी सोच के साथ 1976 में उस समय की कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई और इसी कमेटी की रिकमेंडेशंस पर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसने संविधान में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ा। तो हुआ ये कि स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों को एक्सेप्ट किया गया और 42nd अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें जोड़ी गईं। इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा। एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, और उसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 51A। और इसी आर्टिकल 51A के अंदर हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई हैं। अब ध्यान दीजिए, ये स्लाइड आपके प्रीलिम्स के लिए एक गोल्ड माइन है। सवाल अक्सर वहां से नहीं बनता जो एक्सेप्ट हुआ, सवाल वहां से बनता है जो रिजेक्ट हुआ। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ ऐसी सिफारिशें भी दी जिन्हें माना नहीं गया। पहली सिफारिश थी कि ड्यूटीज मां मानने पर पार्लियामेंट पेनल्टी या पनिशमेंट दे सके, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी सिफारिश थी कि ऐसी किसी पेनल्टी को कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस को एक फंडामेंटल ड्यूटी बना देना चाहिए, इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये तीनों रिजेक्टेड पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। तो चलिए एक प्रीलिम्स बूस्टर के साथ सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कमेटी का नाम स्वर्ण सिंह कमेटी, साल 1976, कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या जोड़ा गया? पार्ट 4A और आर्टिकल 51A। और शुरुआत में ओरिजिनली कितनी ड्यूटीज जोड़ी गईं? दिमाग में बिठा लीजिए 10। 11वीं ड्यूटी बहुत बाद में आई थी। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के कोर पर, यानी आर्टिकल 51A। अब हम एक एक करके उन 11 ड्यूटीज को ना सिर्फ पढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को, उनके असली मतलब को भी समझेंगे, ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। सबसे पहली ड्यूटी ए कहती है कि हम संविधान का पालन करें और उसके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का आदर करें। ये एक बेसिक सिविक ड्यूटी है। ड्यूटी बी कहती है कि हम आज़ादी के संग्राम को इंस्पायर करने वाले नोबल आइडियल्स को अपने दिल में संजोए रखें, जैसे डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस, सेक्युलरिज्म। ड्यूटी सी ये तो नॉन नेगोशिएबल है, देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को हमेशा बनाए रखना। और ड्यूटी डी एक तरह का कॉल टू एक्शन है कि जब भी देश को जरूरत पड़े हम उसकी रक्षा के लिए तैयार रहें। आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी ई कॉमन ब्रदरहुड यानी भाईचारे को बढ़ावा देने की बात करती है। ड्यूटी एफ, इसमें यह शब्द याद रखिएगा, कॉम्पोजिट कल्चर,
इसका मतलब क्या है? ये भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही है। हमारी अलग अलग भाषाएं, धर्म, ट्रेडिशंस, इन सब से मिलकर जो एक गंगा जमुनी तहजीब बनती है, उसे प्रिजर्व करना। ड्यूटी जी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में है, और ड्यूटी एच, ये टर्म यूपीएससी के ऐसे पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, यानी तर्क और लॉजिक पर आधारित सोच रखना, अंधविश्वास से दूर रहना। ड्यूटी आई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ड्यूटी जे हम सबको इंस्पायर करती है कि हम हर फील्ड में एक्सेलेंस हासिल करने की कोशिश करें। और अब आती है वो ड्यूटी जो ओरिजिनल लिस्ट में नहीं थी, ड्यूटी के। ये हर पेरेंट या गार्डियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाई के मौके दे। ये ड्यूटी राइट टू एजुकेशन को सीधे सीधे सपोर्ट करती है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। ये जो 11th ड्यूटी है, इसे कब जोड़ा गया? साल 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यही वो अमेंडमेंट है जिसने आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट बनाया था। तो आप कह सकते हैं कि ये ड्यूटी और वो राइट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, अब इन ड्यूटीज का नेचर कैसा है? देखिए, ये एक मिक्स बैग है। इसमें कुछ ड्यूटीज मॉरल ड्यूटीज हैं, जो आपकी कॉन्शियंस, आपकी अंतरात्मा से जुड़ी हैं, जैसे आज़ादी के आइडियल्स को चेरिश करना। और कुछ सिविक ड्यूटीज हैं, जो एक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे संविधान का पालन करना। और इन सब का निचोड़ क्या है? ये ड्यूटीज हमारे इंडियन वे ऑफ लाइफ को, हमारी परंपराओं को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब दो और ऐसी बातें जो प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट बनकर आती हैं। पहला, ये ड्यूटीज किस पर लागू होती हैं? याद रखिएगा, सिटीजन्स ओनली, फॉरेनर्स पर नहीं। और दूसरा, इनका लीगल स्टेटस क्या है? बिल्कुल डीपीएसपी की तरह ही ये भी नॉन जस्टिसेबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई इन ड्यूटीज को नहीं मानता तो आप उसके खिलाफ सीधा कोर्ट नहीं जा सकते। पर रुकिए, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब तक हमने समझ लिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, लेकिन यूपीएससी मेंस आपसे हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस मांगता है। इसलिए अब हम इस टॉपिक के प्रोज और कॉन्स, यानी इसकी आलोचना और इसके महत्व, दोनों को देखेंगे। तो आलोचक क्या कहते हैं? पहला पॉइंट कि ये लिस्ट पूरी नहीं है, इसमें वोटिंग करना, टैक्स पे करना जैसी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज शामिल नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ ड्यूटीज जैसे नोबल आइडियल्स या साइंटिफिक टेम्पर, ये काफ़ी वेग हैं, इनका साफ मतलब निकालना मुश्किल है। और तीसरा, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, इसलिए कई लोग इन्हें सिर्फ एक कोड ऑफ मॉरल प्रीसेप्ट्स यानी नैतिक उपदेशों की किताब कहकर डिसमिस कर देते हैं। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इनका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, ये हमें एक सिटीजन के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती हैं। दूसरा, ये एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज के खिलाफ एक वार्निंग का काम करती हैं। और मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोर्ट्स को किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने में हेल्प करती हैं। और इस बात पर मोहर लगाता है सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को सिर्फ एक पेडागोजिक या हॉटटोरी एक्सरसाइज, यानी सिर्फ पढ़ाने या सलाह देने की चीज नहीं समझा जा सकता। उन्हें हल्के में यानी ट्रिविलाइज नहीं किया जा सकता। उनका एक बाइंडिंग फोर्स है। सोच के देखिए, नॉन जस्टिसेबल होते हुए भी हमारी जुडिशरी इनको इतना ज्यादा वेटेज दे रही है। चलिए, अब सब कुछ समेटते हैं और इस टॉपिक के फाइनल हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इनका एक्चुअल लीगल स्टेटस क्या है और इस पर बनी वर्मा कमेटी ने क्या इंपॉर्टेंट बातें कही थी। वर्मा कमेटी ने 1999 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लगता है कि ये ड्यूटीज तो नॉन जस्टिसेबल हैं, तो इनका क्या फायदा। लेकिन कमेटी ने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सी ड्यूटीज तो इन्फोर्स करने के लिए पहले से ही अलग अलग नॉर्मल कानून मौजूद हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग के सम्मान के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये ड्यूटीज पूरी तरह से टूथलेस यानी शक्तिहीन नहीं है। इनके पीछे एक इनडायरेक्ट लीगल फोर्स काम करती है। चलिए, एग्जाम से पहले के फाइनल रिवीजन के लिए एक लास्ट रैपिड फायर राउंड हो जाए। मेरे साथ साथ मन में दोहराइए। पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, सोर्स अर्स्टवाइल यूएसएसआर, कमिटी स्वर्ण सिंह कमिटी, अमेंडमेंट्स 42nd एंड 86th, नेचर नॉन जस्टिशिएबल, और किसके लिए? सिटीजन्स ओनली। बस इतना याद है तो प्रीलिम्स में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अब ये पूरा टॉपिक समझने के बाद आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए। इसका आंसर लिखने के लिए अब आपके पास सारे टूल्स हैं। आपको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिजेक्टेड पॉइंट से शुरुआत करनी है, सिग्निफिकेंस बताना है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मेंशन करनी है और वर्मा कमेटी की फाइंडिंग से कंक्लूड करना है। एक बैलेंस्ड आंसर लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये टॉपिक अब आपका पूरी तरह से तैयार है।